हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम व्यक्तिवाद से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। ये यूपी टीजीटी पीजीटी और अदर स्टेट के टीचिंग एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन की श्रृंखला है। इसमें ये मैं आपको घटना चक्र के सॉल्व पेपर से करा रही हूँ। अगर आपको किसी भी वजह से मेरी चैनल थोड़ी भी हेल्प करी आपकी प्रिपरेशन में, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है। तो व्यक्तिवाद और समाजवाद तो में परस्पर विरोधी संबंध है, क्योंकि व्यक्तिवाद फ्रीडम की बात करता है और समाजवाद समानता की बात करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विचार को प्राय व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं। तो व्यक्तिवादी, देखो, मार्क्सवाद का वर्ग संघर्ष सिद्धांत नहीं, मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसात्मक सिद्धांत नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या है? डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से है। तो यह कथन आपके व्यक्तिवादी विचारधारा से है। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो देखो, सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। ये DSSP पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के अलग अलग क्वेश्चन अगर एक बार आप थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ लो, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा एमसीक्यू करो। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपके लिए उतनी ही बेटर प्रिपरेशन हो पाएगी। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ठीक है, हमें पता है। देखो, एक ही क्वेश्चन ये टीजीटी 2011 में आया हुआ, यूपी टीजीटी 2011 में आया हुआ है। निम्नलिखित में राजनीतिक सिद्धांत कौन राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, व्यक्तिवादी मानते हैं। ये देखो, जीआईसी उत्तराखंड में आया और पीजीटी 2002 में आया है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह वक्तव्य किसका है? तो ये मुख्यतः सत्य है, ठीक है। क्या बोलता है? व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई यानी आवश्यक बुराई मानते हैं और अराजकतावादी जो विचारक है वो राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। तो ए आंसर सही है। कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो शास्त्रीय उदारवादी। शास्त्रीय उदारवादी बोलो या व्यक्तिवादी बोलो, वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है। तो व्यक्तिवाद का समर्थक कौन नहीं है? देखो, ग्राहम बेलास, हैयक, मिल, ये व्यक्तिवादी समर्थक है, जबकि GDH कोल जो है ये श्रेणी समाजवादी विचारक है। तो आपको इसके अलावा भी आपको नाम लिख लेना चाहिए कि एक व्यक्तिवादी समर्थक कौन कौन से हैं। लॉक है, बेंथम है, एडम स्मिथ है, स्पेंसर है, ग्राहम बेलास है, FA हैक है, आइजिया बर्लिन है, रॉबर्ट नॉजिक है, मिल्टन फ्रीडमैन है, नॉर्मन एंजल्स, मिस फॉलेट आदि। तो अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया। तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को हर्बर्ट स्पेंसर ने विकसित किया है। हाँ, इनकी बुक देखो, इनकी प्रमुख कृति है सोशल स्टैटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, मैन वर्सेस स्टेट, ठीक है। निम्नलिखित में कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है। तो आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता ग्राहम बेलास माना जाता है। आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता ग्राहम बेलास माना जाता है। अगला ग्राहम बेलास की जो बुक है वो भी आप देखो, आधुनिक व्यक्तिवाद व्यक्ति के स्थान पर समूह एवं सारांशों की सर्वोपरिता में आस्था रखता है। आधुनिक व्यक्तिवाद सत्ता को विकेंद्रीकरण और राज्य की शक्तियों एवं कार्य क्षेत्र में नियंत्रण का पक्षधर है। ग्राहम बेलास, नॉर्मन एंजल्स, वेलॉक, मिस फॉलेट आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रमुख समर्थक हैं। इसके प्रमुख कृतियां ग्राहम बेलास है ग्रेट सोसाइटी, नॉर्मन एंजल, द ग्रेट इल्यूजन और द सर्वाइवल स्टेट। ये मिस फॉलेट की है। मिस फॉलेट की कौन सी बुक है? द न्यू स्टेट। तो ये बुक आप बिल्कुल लिख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग थिंकर की जो बुक है, देखो, ग्राहम बेलास, नॉर्मन, ये आधुनिक व्यक्तिवादी हैं।
इनकी प्रमुख कृतियां, तो ग्राहम बेल्स की प्रमुख कृति कौन से? ग्रेट सोसाइटी, ग्रेट सोसाइटी। नॉर्मन एंजल्स की क्या है? द ग्रेट इल्यूजन। देखो ग्रेट सोसाइटी है ग्राहम बेल्स की, द ग्रेट इल्यूजन है आपकी नॉर्मन एंजल्स की, और बेलॉक की है द सर्वाइवल स्टेट। द सर्वाइवल स्टेट मिस फॉलेट की है। अगला है, निम्न में कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? तो हम पढ़ चुके हैं आधुनिक प्रवक्ता कौन है? ग्राहम बेल्स। देखो इसमें रिपीट क्वेश्चन हो रहा मैं मानती हूँ, बट ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा तो आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाद कहते हैं, उसको व्यक्तिवाद कहते हैं, जो न्यूनतम हस्तक्षेप करे। व्यक्तिवादी जो बोलते हैं कि राज्य का कार्य सिर्फ पुलिस राज्य की है, सिर्फ मतलब सब कामों में पुलिस राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, वो सीमित रहेंगे, उनका न्यूनतम हस्तक्षेप हो। निम्नलिखित में व्यक्तिवादी विचारक कौन से हैं? आप देखो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, बाकी ये बहुलवादी हो गए, ये उपयोगितावादी हो गए, अरस्तु तो यथार्थवादी। अगला है, योग्यता की आजीविता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित किया। देखो स्पेंसर की पहली महत्वपूर्ण पुस्तक कौन है? सोशल स्टैटिक्स। ठीक है। अच्छा, चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये सब आपको जो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ ना, ये क्वेश्चन मतलब एक्सप्लेन मैं इसलिए भी कराती हूँ कि इससे अलग जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। लेसेस फेयर, अब समझ गए, लेसेस फेयर मतलब कम हस्तक्षेप। ठीक है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। ठीक है, राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो व्यक्ति के जीवन में। अगला, लेसेस फेयर का सिद्धांत किस से प्रभावित है? तो लेसेस फेयर का सिद्धांत स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से। तो नकारात्मक विचार क्या बोलता है कि आप व्यक्ति को बिल्कुल फ्री छोड़ दो, राज्य का कम से कम हस्तक्षेप है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है। सकारात्मक स्वतंत्रता में तो बोलते हैं कि व्यक्ति पे मतलब राज्य का व्यक्ति पे प्रतिबंध लगे हर का मतलब उस तरह की ये स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत है। और नकारात्मक स्वतंत्रता, हाँ फ्रेंड, मेरे चैनल पे आपको स्वतंत्रता टॉपिक भी बहुत अच्छे से कराई गई है, और स्वतंत्रता टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू भी ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर है, शक्ति की राजनीतिक, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है, किसने कहा? तो ये कहा है प्रोफेसर केसी वेयर ने। देखो ये सब कोटेशन ना ध्यान नहीं रहता, आप 2-3 बार आप पढ़ोगे ना, देखो इसमें क्या, और हर थिंकर का कुछ ना कुछ की पॉइंट होता है, तो आप 2-3 बार पढ़ो तो उसमें से आपको की पॉइंट मिल जाएगा, तो आपको ध्यान रहेगा, एग्जाम में आप एलिमिनेट करके आंसर ले आओगे। जरूरी नहीं कि पूरी याद ही रहे, लेकिन किससे रिलेटेड किसने बोला था वो ध्यान रहे तो भी आप आंसर कर लोगे। देखो, शक्ति की राजनीति, लोक कल्याणकार की राजनीति, तकनीकी राजनीति और दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण है, ये बोले थे केसी वेयर। ठीक है। अगला है, राजनीतिक विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, ये कौन बोले? ये लॉसवेल और कैप्लान बोले हैं। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान शक्ति की बात करते हैं, भागीदारी अध्ययन है लॉसवेल और कैप्लान। ये भी आपका पीजीटी 2009 में आया वो क्वेश्चन है। किसने राजनीतिक शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया? तो शक्ति, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया हुआ है, हेराल्ड लॉसवेल और ग्राहम कैप्लान। 21 क्वेश्चन है, बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है शुकर दर्शन। शुकर दर्शन बेंथम की उपयोगितावादी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है, शक्ति की यह परिभाषा किसकी है? तो ये शक्ति की लॉसवेल की है ये परिभाषा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? तो ऐसा एलन बॉल ने बोला था, ऐसा एलन बॉल ने बोला था। क्या बोला था? फिर से मैं एक बार बोल, देखो, राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा। देखो इसने क्या बोला? आधारभूत अवधारणा। और इन्होंने क्या बोला था? राजनीतिक विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। तो
लॉसबेल और कैप्लान का क्या भागीदारी का अध्ययन है, और ये क्या बोलते हैं, राजनीतिक शक्ति की अवधारणा, राजनीतिक अध्ययन की आधारभूत अवधारणा, ये आधारभूत अवधारणा की बात करते हैं और ये भागीदारी अध्ययन की बात करते हैं। तो यही सब छोटी छोटी जो की पॉइंट होते हैं ना हर थिंकर की, वो आप ध्यान दो, और जब तक जितना बार आप पढ़ोगे, मल्टीपल बार आप इसकी रिवीजन करोगे, तभी ये हो सकता है। और खासकर यूपी में ये कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। 2000 ये 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी? तो प्रक्रिया की संकल्पना ऑर्थर बेंटले ने दी। प्रक्रिया की संकल्पना लिख के आप ऑर्थर बेंटले लिख लो। अच्छा, इनकी बुक का भी नाम याद रखो, देखो, और ऑर्थर बेंटले लिख लो, इनकी बुक का नाम लिखो द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और इसके अलावा आप लिख सकते हो क्या है, हाँ, प्रक्रिया की संकल्पना इन्होंने दी। देखो प्रक्रिया हो गया, देखो इनकी बुक से ही समझ में, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इनकी बुक है ना प्रोसेस, तो प्रक्रिया की संकल्पना। अगला क्वेश्चन है आपका 25 क्वेश्चन, कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र है शक्ति का अध्ययन, ठीक है, शक्ति का अध्ययन। अगला है अरस्तु के अनुसार दास्ता, तो अरस्तु के अनुसार दास्ता प्रकृति और लाभप्रद है, ठीक है, प्राकृतिक और लाभप्रद है, प्राकृतिक और लाभप्रद। अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या प्राकृतिक है और लाभप्रद है, मतलब कहने का मतलब है कि दास्ता स्वाभाविक है, दास्ता है, लेकिन वो लाभप्रद क्यों है कि अगर दास जो है स्वामी के साथ रहेंगे तो उनके अच्छे गुणों को सीखेंगे। और अरस्तु ये भी बोलते हैं कि जो आज दास है जरूरी नहीं है कि कल वो दास ही रहेगा, अगर उसमें भी स्वामी के कुछ गुण आएंगे तो उसे दासता से मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं बोले कि जो स्टार्ट बचपन से जो दास है वो बाद में भी दास रहे, ऐसे जरूरी नहीं है, ये धारणा थी अरस्तु की। इसलिए वो बोलते हैं कि दास जो है प्राकृतिक भी है और लाभप्रद है, क्योंकि वो स्वामी के साथ रह के उनमें अच्छे गुण आ जाएंगे, उसे दासता से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैक्स देखो, अरस्तु के अनुसार दास्ता प्रकृति की और ये स्वामी दास दोनों पक्षों के लिए लाभकारी। अरस्तु का मानना है कि प्रकृति ने मनुष्य को दो समूह में बांटा, एक है आत्माओं के में प्रकृति में शासन और आदेश मानने का सिद्धांत, वे प्राकृतिक दास हैं, तथा दूसरे मनुष्य स्वतंत्र होते हैं और शासक के रूप में पैदा होते हैं, उनमें बौद्धिक बल होता है, वह स्वामी होते हैं। इस तरह बौद्धिक असमानता और शारीरिक क्षमता के आधार पर दास का संबंध प्रारंभ हुआ है। अरस्तु दास्ता को दो प्रकार, स्वाभाविक दास्ता और वैधानिक दास्ता। अरस्तु दास को सजीव और पारिवारिक संपत्ति मानते हैं। अरस्तु ने अपनी नागरिक संबंध अवधारणा में दासों को बाहर रखा है, वह दासों को राज्य का नागरिक नहीं मानते हैं। आगे है अरस्तु के अनुसार निम्न में कौन सा यथार्थवादी व्यवहारिक राज्य है? तो यथार्थवादी और व्यवहारिक राज्य उन्होंने पॉलिटी को बोला है। देखो, उन्होंने उस समय के शासन को सबसे बेहतर शासन राजतंत्र को बोला था, लेकिन ऐसे मतलब उस परिस्थिति में राजतंत्र बेटर है, बट लेकिन सबसे अच्छा शासन कौन हो सकता है? पॉलिटी। पॉलिटी का विकृत रूप क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र को सबसे बेकार शासन बोलते थे, लेकिन पॉलिटी को वो बेटर शासन मानते थे। तो पॉलिटी अथवा इसको संयंत्र जनतंत्र को व्यवहारिक में आ सकने वाली सबसे अच्छी शासन मानते हैं अरस्तु, ठीक है। पॉलिटी में मध्यम वर्ग का शासन है। अगला, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर देखो, अब इसमें ऑप्शन पढ़ के आपको आंसर मिल जाएगा। ये पीजीटी 2013 का है। देखो, केवल कुछ भारतवासियों के नागरिक भारत के माने जाएंगे, ठीक बात है। भारतीय मूल के सभी लोग PIOS भारत के नागरिक माने जाएंगे। सभी अनिवासी भारतीय NRI भारतीय नागरिक नहीं, तो ऊपर में कोई नहीं। देखो ऑप्शन ए आंसर होगा। अब मैं बताती हूँ, देखो उन्होंने नागरिकता से बाहर किसको स्त्री, बूढ़ा, बच्चा और विदेशी दास, इसको उन्होंने उससे बाहर रखा नागरिकता से। तो केवल कुछ ही लोग भारत के नागरिक हो गए अरस्तु के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ देखो ना, किसी राज्य में निवास करने वाले नागरिक नहीं मिलते, क्योंकि स्त्री, बच्चे, दास और विदेशी नागरिक नहीं माने जाते। तो उस हिसाब से भारत में कुछ ही लोग नागरिक होंगे, ठीक है। अरस्तु की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आपको पता है पॉलिटी है। अरस्तु मकदूनिया के राजकुमार सिकंदर का शिक्षक
अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो बाध्यकारिता ये महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसे जिसे राजनीतिक विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया गया। तो राजनीतिक विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया गया, ये व्यवहारिक वाद की प्रवृत्ति होगी। व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता, तो व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, देखो, परंपरागत दृष्टिकोण नहीं होगा, संवैधानिक नहीं होगा, ऐतिहासिक नहीं होगा, अंतर अनुशासनात्मक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होगा। तो ये आपको राजस्थान पीजीटी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है, व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? तो व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान का जनक बोले तो चार्ल्स मेरियम है, और इसको सही तरीके से जो स्टार्ट मतलब किया व्यवहारवाद उत्तर व्यवहार, वो डेविड स्टन है। तो ये 1925 में की थी, क्या नाम है, मेरियम, और शिकागो विश्वविद्यालय में। अगला है, इनमें कौन व्यवहारवाद उत्तर व्यवहार का देखो अगले ही क्वेश्चन में आ गया, ये डेविड स्टन है, ये 2012 यूपी बीजीआईसी में आया, ये पीजीटी 2010। देखो पीजीटी 2010 में उसी को मॉडिफाई करके मतलब उसी से आगे का क्वेश्चन 2012 में पूछ लिया। इनमें से किसने राजनीतिक विज्ञान के व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान दिया? तो डेविड स्टन ने, ये पता है आपको। 35, राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारिक उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? तो डेविड स्टन है। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय तो अमेरिकी राजनीतिक विचारक को जाता है, ये अमेरिकी राजनीतिक विचारक है। ये भी देखो राजस्थान पीजीटी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन व्यवहारवाद का समर्थक है? तो उस व्यवहारवाद का समर्थक आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतनी बार आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। व्यवहारवादी उपागम का जन्म 1940 के दशक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हम पढ़ चुके, अमेरिका के थे ये लोग, अमेरिका में हुआ था। देखो 12 में ये यूपी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पूछा गया है, और यही 12, देखो ये 2 क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में इसी से रिलेटेड पूछा गया है। व्यवहार, और मेरे चैनल पे फ्रेंड्स आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के 1000 क्वेश्चन सीरीज करके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई, आप उसे देख लेना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, क्योंकि मैं उसमें पॉलिटिकल साइंस के सारे सब टॉपिक से क्वेश्चन है उसमें, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो बौद्धिक जनक किसको बोलते हैं? चार्ल्स मेरियम को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में किसने मताधिकार के अंतर के लिए योग्यता का समर्थन किया था? वो जेस मिल ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यवहार विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादा, इंटेंशन, प्रयोजन, पर्पस और मोटिव को जोड़ते हैं? तो ये आपको जोड़ते हैं स्कीनर जोड़ते हैं, ठीक है। क्या क्या को जोड़ते हैं व्यवहारवादी विचार में? प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादा, इंटेंशन, पर्पस एंड मोटिव से जोड़ते हैं। उत्तर व्यवहार का आधारभूत लक्षण क्या है? तो उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण है सामाजिक रूढ़िवाद, नहीं है, सॉरी, लक्षण नहीं है। ये देखो बिल्कुल हमेशा एग्जाम में आप ये नहीं है, और ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सामाजिक रूढ़िवादिता का विचारधारा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। तो उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या कैसे की जा सकती है? तो संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में उत्तर व्यवहारवाद, ये आपको यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में ये क्वेश्चन आया है। 44 क्वेश्चन, उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता ये प्रतिक्रियाओं नहीं अपितु क्रांति है, ये प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। ये भी देखो राजस्थान पीजीटी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। निवेश, निर्गत, पुनर्निवेश शब्द, ये तो पता है आपको। राजनीतिक व्यवस्था, ये कौन दिए थे? डेविड स्टन दिए थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत। आप ये एक्सप्लेन इसका पढ़ सकते हो, वीडियो रोक के आप अगर पढ़ना चाहो तो प्लीज़ पढ़ लो। अगर मैं पढ़ूंगी तो मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इसे रोक दे रही हूँ, आप पढ़ लेना इसे। निम्नलिखित में से कौन सा डेविड स्टन के व्यवहारवाद सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? देखो लक्षण नहीं है, ये सब ना हमेशा एग्जाम में खासकर इसको आप हमेशा मतलब ध्यान दो, नहीं तो ऐसे में गलतियां हो जाती, इसलिए मिस्टेक आते हुए क्वेश्चन। तो देखो व्यवहारवाद की नहीं है, तो देखो ये प्रासंगिकता का सिद्धांत, ये उत्तर व्यवहारवाद का है।
व्यवस्थीकरण है, परिमाणीकरण है, समग्र है, ये सारे व्यवहारवाद का, ये प्रासंगिकता का सिद्धांत, ये आपको उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण है। व्यवहारवाद के प्रेरणा लेता है, तो व्यवहारवाद का प्रेरणा प्रत्यक्षवाद से है। ठीक है, अगला, उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की, तो आप डेविड 49 क्वेश्चन है। किस निम्न उपागमों में किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे हैं, प्रासंगिकता और कार्रवाई, उत्तर व्यवहारवाद, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 50, उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है जिसका श्रेय किसको जाता है, तो डेविड स्टर्न को जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम 50 क्वेश्चन तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रही है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।